स्वागत है आप सभी का हमारी कक्षा में एक बार फिर से। आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और ये जो विषय है वो हिंदी भाषा के विकास और हिंदी भाषा के मानकीकरण या देवनागरी लिपि के मानकीकरण और हिंदी की जो विशेष बोलियां हैं उनके क्षेत्र और उनकी विशेषताओं से संबंधित ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम आज से आरंभ कर रहे हैं। और ये विषय शुरू होता है भाषा से, भाषा की परिभाषा से कि भाषा क्या है और उसमें विभिन्न जो सोपान हैं भाषा के, हमारी भाषा के संबंध में, विशेष रूप से भारतीय आर्य भाषाओं के संबंध में वो कौन से हैं और हिंदी का स्वरूप किस तरह से निर्धारित होता है, उस पर हम हमारी कक्षाओं में, हमारी आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्व में हम इस पर चर्चा कर आए हैं, मुझे ऐसा ध्यान है। प्लेटो कहते हैं कि विचार जो है वो आत्मा की मूल बातचीत है। ठीक है, आत्मा की जो बातचीत है वो विचार है, वो अभिव्यक्त नहीं होते हैं कई बार, और लेकिन मन ही मन हम अपने विचारों को पैदा करते हैं और कई बार हम स्वयं ही अपने आप से भी बातचीत करते रहते हैं। और जब हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम एक विचार को अपने अंदर ही उत्पन्न करते हैं और उस विचार को ही आत्मसात कर लेते हैं, या उस विचार के अनुसार हम किसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जो आत्मा है वो बातचीत जब करती है बहुत शुरुआती तौर पर, तो वह विचार के रूप में बातचीत होती है। तो विचार जो है वो आत्मा की मूल बातचीत होती है, लेकिन जब वही विचार ध्वनि के रूप में होठों से प्रकट हो जाते हैं तो उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो मूलतः तो विचार ही पहले प्रकट होता है, और विचार जो जब शब्दों में ढल जाते हैं या ध्वनि प्रतीकों में जब बंध जाते हैं तो उसे हम भाषा कह देते हैं, ऐसा प्लेटो कह रहे हैं। भोलानाथ तिवारी एक बड़े भाषाविद रहे हैं, भाषा विज्ञानी रहे हैं, और हिंदी की जो माफ कीजिए, भाषा विज्ञान नाम से इनकी पुस्तक चलती है, या हिंदी भाषा नाम से इनकी एक पुस्तक चलती है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कभी मैंने अपने किसी वीडियो में उस पुस्तक के बारे में बताया होगा, हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा एक छोटी सी पुस्तक है, 150-200 पन्नों की, कभी आपको अवसर लगे तो उसे जरूर ले लें। भाषा, ये परिभाषा बता रहे हैं भाषा की, और कह रहे हैं कि भाषा मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है। देखिए, पहली बात तो भाषा का संबंध मानव से है, और मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चरित होना आवश्यक है। यानी कि मनुष्य के पास एक स्वर यंत्र है, एक कंठ है, एक मुख है, वहां से उसमें जिह्वा है, दंत है, तमाम तरह की जो एक एक पूरी व्यवस्था हमारे मुख में जो विद्यमान है, उसके माध्यम से कोई ध्वनि जब उच्चरित होती है, ठीक है, और ये जो उच्चरित होती है वह क्या है, वो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक है। अब इसमें यादृच्छिक का क्या मतलब है? यादृच्छिक का मतलब है रैंडम। ठीक है, किसी एक वस्तु के लिए किसी एक शब्द को निर्धारित कर दिया गया है, किसी एक प्रकार की ध्वनि को निर्धारित कर दिया गया है, और उस ध्वनि को निर्धारित करने के पीछे कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, कोई बड़ा तर्क नहीं है, रैंडम है। ठीक है, रैंडम का मतलब है किसी भी एक वस्तु के लिए हमें कोई नाम देना है। जैसे बिल्ली को हमने बिल्ली कह दिया है, लेकिन बिल्ली को हमने बिल्ली क्यों कहा, कुत्ता क्यों नहीं कहा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है, बस हमें उसे कुत्ते से अलग करना है, इसलिए हमने उसका नाम बिल्ली रख दिया है। और बिल्ली रखने के पीछे कोई बहुत बड़ा जो एक मैकेनिज्म नहीं है, कोई कोई एक तर्क नहीं है। तो जहां पर कोई तर्क नहीं है, यूं ही रैंडम रूप से या यादृच्छिक रूप से किन्हीं ध्वनि प्रतीकों को किसी एक वस्तु के लिए निर्धारित कर दिया गया है, उसे यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक कहा जा रहा है। तो इसी तरह के यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक संरचनात्मक व्यवस्था को भाषा कहा जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा एक विशेष समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, एक विशेष समाज के लोग। ठीक है, हमारे यहां पर हमने बिल्ली कह दिया है, लेकिन विदेश में जब आप चले जाएंगे तो किसी अन्य देश में उसे कैट कहा जाता है और किसी अन्य देश में उसे और कुछ कहा जाता होगा। क्योंकि वह हमारा समाज नहीं है, इसीलिए हम जब वो बिल्ली का नाम पुकारेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो बिल्ली के बारे में ही बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो हम एक विशेष समाज के बीच में रह करके हमारे द्वारा निर्धारित किए गए वस्तुओं के लिए जो निर्धारित किए गए शब्द हैं, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक हैं, उनके माध्यम से अपनी बातें कहते हैं, समझते हैं एक दूसरे से। और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो अपने परिवेश की जो वस्तुएं हैं उसके लिए अपनी सुविधा के अनुसार कुछ ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था कर लेते हैं और आपस में विचार विनिमय करते हैं। भोलानाथ तिवारी की ये परिभाषा बहुत ही सटीक, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही प्रामाणिक है। श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं, देखिए, मनुष्यों के बीच इच्छा और मति, मेरी क्या इच्छा है या मेरी क्या मति है, क्या निश्चय है, उसका आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत तो व्यक्त ही होंगे, बिना व्यक्त किए तो ध्वनि संकेत तो उत्पन्न ही नहीं हो सकते, का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है। यहां भाषा केवल लिखित या मौखिक रूप से जो जो ध्वनि संकेत हैं, लिखित या मौखिक रूप के, केवल उन्हीं के बारे में बात हो रही है। यहां सांकेतिक भाषा की बात नहीं हो रही है, प्रतीकात्मक भाषा की बात नहीं हो रही है। यहां केवल उस भाषा की बात हो रही है जो अपने लिखित रूप में तो वर्णों के रूप में उद्धृत किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई व्यक्ति पढ़ करके ध्वनि संकेतों में तब्दील कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो उसे भाषा कहा जाता है। भाषा में बहुत जरूरी है कोई मनुष्य का होना, उसके उच्चारण अवयवों का होना, उन ध्वनि संकेतों के उच्चरित होना और उनके माध्यम से अपनी बात को समझाना या दूसरे की बात को समझ पाना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। भाषा के लक्षणों में हम समझ लेते हैं कि किसी एक भाषा के लक्षण क्या होते हैं। यहां से बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हम किसी व्यवस्था को भाषा कहें या ना कहें। तो भाषा जो है वो उच्चारण अवयवों से उच्चरित होनी चाहिए। ठीक है, यहां बहुत जरूरी है कि उच्चारण अवयव उस तरह से कार्य करते हों कि उनसे उच्चरित होने वाली ध्वनियां हम तक उसी रूप में पहुंच जाएं जिस रूप में हम किसी एक वाक्य को, किसी एक वस्तु को, किसी एक शब्द को समझते हैं। किसी वस्तु के बारे में कहा जा रहा कोई वाक्य, कोई शब्द हम समझ जाएं, उस रूप में जब उसका उच्चारण किया जाएगा तभी उसे भाषा कहा जाएगा। एक व्यक्ति जिसका कंठ ठीक नहीं है, स्वरयंत्र ठीक नहीं है, यदि वह कुछ शब्द उच्चरित कर रहा है लेकिन वो हम तक उस रूप में नहीं पहुंच रहे हैं जिस रूप में हमें उसे समझना चाहिए या जिस रूप में वो एक समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं किसी एक वस्तु की पहचान के लिए, तो फिर उसे हम भाषा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, इसको मैं समझा चुका हूं। भाषा विचार विनिमय का साधन है, एक दूसरे से हम अपने सुख दुख बांटते हैं। मैं अपनी बात किसी से कहूं, कोई मेरी बात सुन ले, ठीक है, और कोई अपनी बात मुझ तक पहुंचा दे, ये बहुत जरूरी है। भाषा का उद्देश्य है यही है कि हम अपनी बात को कह दें, दूसरे की समझ लें। भाषा नियमबद्ध होती है। आरंभ में हो सकता है कि भाषा नियमबद्ध न होती हो, लेकिन धीरे धीरे भाषा नियमबद्ध होती चली जाती है। कोई एक शब्द किसी समय पर बना होगा, लेकिन वह शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ किस तरह से जुड़ा, उसकी एक व्यवस्था बहुत पीछे से चली आ रही होगी और धीरे धीरे वह नियमबद्ध होती चली जाती है। भाषा लिखित होती है और मौखिक होती है। जब हम उसे लिख करके किसी को अपने विचार बताते हैं तो वह लिखित रूप होता है उसका, और जब हम बोल करके बताते हैं और वह व्यक्ति उसे सुन लेता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा को अर्जित करना पड़ता है। भाषा जन्मजात नहीं है। कोई बच्चा, आपने वो फिल्म देखी होगी जंगल बुक नाम से एक फिल्म आई थी, और उसमें एक पात्र है जंगल बुक का, मोगली। मोगली जंगल में रहता है और जंगल के पशुओं की भाषा समझ लेता है, लेकिन जब वह मनुष्यों के बीच में जाता है तो वह उनकी भाषा को नहीं समझ पाता है। यदि बिहार के एक बच्चे को आप जन्म लेते ही अमेरिका के किसी स्कूल में एडमिट करा दें तो वह स्वभाव से ही अमेरिकी बोलने लगेगा, अंग्रेजी बोलने लगेगा, वह बिहारी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो यहां ये जन्म से कोई संबंध नहीं है इसका। कोई व्यक्ति किसी भी परिवेश में जन्म ले तो कोई जरूरी नहीं है कि वह उस परिवेश की भाषा को सीख लेगा या वह जान जाएगा। वह जिस परिवेश में रहेगा, जैसा उसे अभ्यास होगा, जैसा उसे अनुभव होगा, जिस परिवेश का उसे अनुभव होगा, वह वहीं की भाषा को सीखेगा। अर्थात भाषा को अर्जित किया जाता है, वह जन्मजात कोई वस्तु नहीं है।
भाषा परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तित होती चली जाती है। हम देखते हैं पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी, और हिंदी में भी तमाम परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं। तो भाषाएं परिवर्तनशील होती हैं, और यदि कोई भाषा परिवर्तनशील नहीं है या किसी भाषा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह प्रचलन से बाहर हो जाती है, वह मर जाती है। ठीक है, इसीलिए भाषाओं का परिवर्तनशील होना बहुत जरूरी है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा, मैंने आपको बताया, यहाँ इसे यहाँ पर अंकित किया जाना चाहिए था इसी के साथ ही संभवतः, कि भाषा कोई जन्मजात वस्तु नहीं है। वह जिस माहौल में कोई व्यक्ति रहता है, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में कोई व्यक्ति रहता है, वह वहां लोगों का अनुकरण करता है और वह सीख जाता है। हम बचपन से ही, आपने देखा होगा, अब तो नए जो परिवार हैं, जो समृद्ध परिवार हैं या जो पढ़े लिखे परिवार हैं, पढ़ी लिखी माताएं हैं, वो अपने बच्चे को जन्म से ही डू इट, नो डोंट डू इट और इस तरह के अंग्रेजी शब्दों का अभ्यास कराती हैं, और धीरे धीरे वह अनुकरण से दूसरी भाषा सीख लेता है। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा समाज के बीच में रह करके समाज के उद्देश्य से कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी भाषा बना लूं और मैं उसी का व्यवहार करूंगा और मैं उसी में बात करूंगा, उसी में अपनी बात समझाऊंगा, और तुम जब मुझे मेरी भाषा में ही बात करोगे तो ही मैं तुम्हारी बात समझूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमें उस भाषा का व्यवहार करना होता है हम जिस समाज में रहते हैं। ठीक है, भाषा कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकती है, भाषा सामाजिक होती है। समाज के बीच में अपने विचारों को दूसरों को अवगत कराने के ही उद्देश्य से काम आती है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भाषा बना लेता है तो उसे कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है और फिर वह मोगली बन जाता है, जंगल बुक का। ठीक है जी। भाषा की भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। एक समय के बाद भाषा बदल जाती है, और जब उसमें इतना परिवर्तन हो जाता है कि वह अपनी पूर्ववर्ती भाषा से बिल्कुल अलग रूप ले लेती है, तो उसका नाम बदल जाता है। हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकल करके आ रही है, लेकिन इस बीच में उसके नाम जो है अनेक बार बदले हैं। क्यों बदले हैं? क्योंकि वो हर बार इतना अधिक परिवर्तित हो जाती है, उसका स्वरूप इतना परिवर्तित हो जाता है कि उसके लिए एक नए नाम की आवश्यकता अनुभव होती है। भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। कोस कोस पर बदले पानी और 5 कोस पर बदले बानी, इस तरह की बातें हमारे लोक में प्रचलित हैं। ठीक है, और कई कई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से ये बात कही जाती है। तो आप ये समझें कि आप थोड़ा सा कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाएं तो वहां की भाषा का जो स्वरूप है वो आपको बदला हुआ सा नजर आता है। आप ब्रज क्षेत्र में चले जाएंगे, भाषा अलग है। आप हरियाणा में चले जाएं, भाषा अलग है, लहजा अलग है। राजस्थान में चले जाएं तो वहां की भाषा का स्वरूप अलग है। भोजपुर की तरफ चले जाएं, बिहार की तरफ चले जाएं, उत्तर प्रदेश, और फिर आगे चले जाएं थोड़ा सा तो बंगाल और असमिया जो भाषाएं हैं वो तो बिल्कुल ही हिंदी जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा अपरिचित भाषाएं हैं। तो भाषा की भौगोलिक सीमाएं होती हैं और ऐतिहासिक सीमाएं भी होती हैं। हालांकि ये भौगोलिक सीमाएं अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं संपर्क भाषाओं के संदर्भ में। अंग्रेजी भाषा का व्यवहार क्योंकि पूरे देश में होने लगा है अब, तो आप देखें कि आप कहीं भी जाएं और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा समझ लेते हैं। तो संपर्क भाषाएं जो होती हैं उनकी भौगोलिक सीमा का विस्तार ज्यादा होता है, और जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनकी भौगोलिक सीमाएं बड़ी संकुचित होती हैं। भाषा कठिन से सरल होती चली जाती है। भाषा आरंभ में कठिन होती है, धीरे धीरे समाज उसे अपने प्रयोग के लिए सरल बनाता चला जाता है। जैसे डॉक्टर जो शब्द है उसके लिए आजकल डॉक शब्द का प्रयोग होता है। आई वांट सी ए डॉक। ठीक है, तो डॉक शब्द जो है वो डॉक्टर के लिए प्रयोग होता है। मतलब और तमाम तरह के शब्द हो सकते हैं अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी बहुत जल्दी बदलती है, इसीलिए वो इतनी प्रचारित भाषा है और पूरे विश्व भर में उसका व्यवहार किया जाता है। हालांकि कई बार इसके तर्क भी दिए जाते हैं कि अंग्रेजी उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं और इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बहुत है, और इस तरह से वो इस तरह से फैली है क्योंकि उसमें परिवर्तनशीलता की जो प्रकृति है, उसका स्वभाव है, वो बहुत परिवर्तनशील है। आप देखें कि अमेरिका के जो अंग्रेजी के जो डिक्शनरियां हैं उनमें आपको तमाम विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी वो शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो सरल होती चली जाती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाती है। स्थूल से सूक्ष्म होने का मतलब है, पहले
व्यक्ति बाहर बाहर की बात करता है, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर झांकता है तो उसे अनेक अनेक और अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनके लिए उसे और नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। छायावाद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। छायावाद में ऐसे ऐसे अनेक शब्दों का प्रचलन हुआ जो उससे पूर्व संस्कृत में भी नहीं हुआ, उससे पूर्व उसका प्रचलन कहीं अन्य भाषाओं में था ही नहीं। हिंदी के नए शब्दों का निर्माण छायावाद में आकर के हुआ। क्यों? क्योंकि कवि की जो अंतर्दृष्टि है या कवि की जो दृष्टि है वो अपने हृदय की ओर गई, अपनी जो सूक्ष्म भावनाएं हैं उनको उजागर करने के लिए हुई। उसके लिए कल्पना लोक जो था उसमें गोते लगाने का भरपूर अवकाश था, और उसके लिए उसे नए नए शब्दों की आवश्यकता महसूस हुई, और वहां कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ जो उससे पूर्व कहीं थे ही नहीं अस्तित्व में। तो भाषा निरंतर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चली जाती है, अर्थात वो केवल वस्तुओं की ओर संकेत करने मात्र का माध्यम नहीं है, बल्कि वह छोटी छोटी भावनाओं के लिए भी अनेक अनेक शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ती है अपनी भाषाओं को अलग अलग बताने के लिए। जैसे लज्जा जो शब्द है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ग्लानि, मतलब लज्जा और ग्लानि बिल्कुल नजदीक लगते हैं, लेकिन हमें लज्जा के लिए एक अलग शब्द की आवश्यकता हुई और ग्लानि बताने के लिए एक अलग शब्द की आवश्यकता हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट है, और यदि हम केवल लज्जा कह दें, ग्लानि को भी लज्जा कह दें, तो भारी संकट उपस्थित होता है। किसी समय में इतना संकट उपस्थित नहीं होता होगा, क्योंकि भाव की तरफ उतना ध्यान नहीं रहा होगा लोगों का। लेकिन जैसे जैसे लोगों का जो अपने भीतर की तरफ गहराई में उतरने लगे होंगे, तो उन्हें सब चीजों के लिए अलग अलग शब्दों की आवश्यकता पड़ी होगी, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चली गई भाषा। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है। पहले आप जानते संस्कृत में जो शब्द हैं वो मिले जुले शब्द है, सामासिक पदावली है, श्लिष्ट सामासिक पदावली है, योगात्मक है। लेकिन धीरे धीरे हिंदी में आप देखें, जैसे राम का शब्द है, हिंदी का तो शब्द है राम का, और संस्कृत का शब्द है रामस्य। ठीक है, तो यहां ये एक शब्द है और हिंदी में ये दो शब्द हो गए। तो भाषा जो है वो वियोगात्मकता की ओर बढ़ती है। भाषा का एक मानक रूप होता है। कोई भी भाषा जो होती है उसके मानक रूप को स्थिर करने का प्रयास चलता रहता है नियमित रूप से, और भाषा में नित नए प्रयोग होते हैं और उन्हें मानकीकृत करने के प्रयास भी निरंतर होते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारी भाषा है हिंदी, वो कहां से, उसका ओरिजिन क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका उद्गम स्थल क्या है, वो कहां से उत्पन्न होती है, और हमारे बीच में आने से पहले उसने कौन कौन से सोपान पार किए हैं। तो सबसे पहले ये बता देना बहुत ठीक रहेगा कि संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, और वो 3000 भाषाएं 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत की गई हैं। 13 भाषा परिवार है पूरे विश्व में जहां से भाषाएं निकल करके आई हैं। मूल रूप से 13 भाषा परिवार हैं। ठीक है, और ये जो 13 भाषा परिवार हैं उनमें से जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है। भाषा मतलब सबसे बड़ा भाषा परिवार कहने का मतलब है कि भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, इस परिवार की जो भाषाएं हैं उनको बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है पूरे विश्व में। तो भारोपीय भाषा परिवार जो है वहां से हमारी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जो जिसमें हम हिंदी का नाम लेते हैं, हिंदी का जो सफर शुरू होता है वो इन्हीं भारतीय जो माफ कीजिए भारोपीय जो परिवार है, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, भारत और यूरोप। तो भारत और यूरोप की जो भाषाएं हैं वहां से निकल करके उसका विकास होते हुए आज हम हिंदी तक पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम जो भाषाएं आज आपको दिखाई देती हैं, जैसे बांग्ला है, उड़िया है, असमिया है, मराठी है, ठीक है, ये जो भाषाएं उत्तर भारत और मध्य भारत में बोली जाती हैं, ये भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। इसके अलावा भी कुछ भाषा परिवार हैं जिन पर भी हम चर्चा करेंगे। एक चार्ट के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी का संबंध भारोपीय भाषा समूह से माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है। भारोपीय भाषा परिवार को भोलानाथ तिवारी वीरोस शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं, वीरोस कहते हैं। एक विद्वान हुए हैं ब्रांदेस्टाइन, वो कहते हैं कि इस भाषा को बोलने वाले लोगों का मूल स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित किर्गिज का मैदान था। मतलब सबसे पहले
इस भाषा को, या भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं उनको बोलने वाले लोग सबसे पहले यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गिज का मैदान है वहां रहा करते थे, और धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैल गए और उनके माध्यम से भाषा भी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच गई है। एक चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि ये भारोपीय भाषा परिवार क्या है। भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवार, यहां ये बता देना बहुत जरूरी है कि भारत में केवल भारोपीय परिवार की भाषाएं नहीं बोली जाती हैं, अपितु कुछ अन्य भाषा परिवार भी हैं 13 में से। ठीक है, कुछ लोग इसे 10 कहते हैं, कुछ लोग इसकी संख्या 10 बताते हैं, कुछ लोग 13 बताते हैं। तो जो 13 या 10 भाषा परिवार पूरे विश्व में हैं, उनमें से जो हिंदी है वो तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, लेकिन इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे ज्यादा तो बोली जाती है भारोपीय परिवार की भाषाएं। 73% जनसंख्या भारोपीय परिवार से निकलने वाली भाषाओं का व्यवहार करती है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से निकली हुई हैं और उसको बोलने वाले लोगों की संख्या 23% मानी जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के बोलने वाले आज भी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कुछ जनजातियां आज भी इन ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाओं का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रिक जो शब्द है वो ऑस्ट्रेलिया से बना है। भारत, और आप जानते हैं भारत और पहले एक ये भी आपको पता होगा कि पहले पूरा जो विश्व था वो एक था, एक बड़ा महाद्वीप था, एक विशाल महाद्वीप था, उसका नाम था पेंजिया। ठीक है, उसका नाम था पेंजिया। तो पेंजिया जब था तब ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो नजदीक नजदीक हुआ करते थे किसी जमाने में, और यहाँ की जो संस्कृतियां हैं, मुझे ऐसा ध्यान है कि किसी एक निबंध में मैंने ऐसा पढ़ा, संभवतः रामविलास शर्मा का वो निबंध था, जिसमें ये पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ जातियां इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं जैसी भारत में रहने वाली जातियां कुछ करती हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, जबकि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनका प्रभाव भी हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। 1.3% लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाओं का व्यवहार यहां करते हैं। इसके अलावा चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है उसकी भाषाओं का प्रयोग भी 0.7% हिंदुस्तान में होता है। तो कुल इस तरह से 4 भाषा परिवार हैं जिनकी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। उनमें से सर्वाधिक जो बोलने वाले हैं वो भारोपीय भाषा परिवार के लोग हैं, और उसमें आप जानते हैं कि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं जो उत्तर भारत में बोली जाती हैं वो हैं ये भारोपीय भाषा परिवार। इसे सतम और केंतुम नाम से वर्गीकृत किया गया है। अस्कोली नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इसके 2 भेद किए हैं, सतम और केंतुम। सतम, अब केंतुम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सतम की। सतम जो है उसमें भारत और ईरानी भाषाओं को शामिल किया गया है, और भारत और ईरानी भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो भारतीय भाषाएं, दूसरा ईरानी भाषाएं, और एक दरद भाषाएं। दरद यानी पहाड़ी क्षेत्रों की भाषाएं। भारत, ईरान और दरद, ये 3 जो भाषाएं हैं वो सतम से निकली हुई भाषाएं हैं। और भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा जो बिंदु है वो यहां से जुड़ता है। अगर हम सीधी सीधी मोटी मोटी बात करें तो भारोपीय भाषा परिवार का जो सतम वर्ग है उससे निकलने वाली भारतीय आर्य भाषाओं से हमारा संबंध है, और इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: प्रारंभिक आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। प्रारंभिक आर्य भाषाओं में 2 भाषाओं को मुख्यतः तरजीह दी जाती है, महत्व दिया जाता है, वो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में जो विकास होता है वो पहले पाली, दूसरा स्थान आता है प्राकृत का, जैसे द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, और तीसरी महत्वपूर्ण भाषा जो है वह है अपभ्रंश। और आप सभी जानते हैं, पीछे से आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ के आए हैं, कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था है अवहट्ठ, और अवहट्ठ और हिंदी आपस में, या यूं कहा जाए कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो संक्रमणकालीन भाषा है उसे कहा जाता है अवहट्ठ। तो पहले अपभ्रंश आती है, फिर अवहट्ठ आती है, और उसके बाद हिंदी का
हिंदी हमारे व्यवहार में आती है। अब ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश से केवल हिंदी ही अस्तित्व में आती है, बल्कि अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से भारत की अलग अलग भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जब हम अपभ्रंश भाषा पर पहुंचेंगे तो हम ये बात करेंगे अपभ्रंश के कितने भेद हैं और उन भेदों में से भारत की कौन सी आर्य भाषाएं अपने स्वरूप को निर्धारित करती हैं। लेकिन वो थोड़ी सी बात बाद में करेंगे। आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं उनमें सिंधी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, असमिया और हिंदी ये हमें दिखाई पड़ती हैं। ये सभी भाषाएं अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से निकल करके हमारे सामने आती हैं। ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश से केवल हिंदी ही सामने आती है। अपभ्रंश से तमाम अलग अलग भाषाएं जो हमने यहाँ पे अभी नाम पढ़े, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगला, असमिया और हिंदी, ये हमारे सामने आती हैं। कुछ और भाषाएं भी हैं जिनकी बात हम आगे चल करके करेंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से। भारोपीय परिवार में सतम जो वर्ग है, सतम वर्ग में भारत ईरानी जो भाषाएं हैं, भारत ईरानी भाषाओं में भारतीय आर्य भाषाएं और उन भारतीय आर्य भाषाओं में जो सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, वहां से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। और इन प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है वैदिक संस्कृत। वह संस्कृत जिसमें वेदों की उत्पत्ति हुई, जिसमें वेद रचे गए। ठीक है, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैसे तो ये संस्कृत है नहीं, संस्कृत शब्द इस भाषा के लिए बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वैदिक जो भाषा है वह संस्कार युक्त भाषा नहीं है, उसका संस्कार किया नहीं गया है, उसे परिष्कृत किया नहीं गया है। वह अपने मूल स्वभाव में एक प्राकृत भाषा है, एक प्राचीन भाषा है जिसे किसी ने सुधारा नहीं है, जिसका किसी ने परिष्कार नहीं किया है, जिसका किसी ने संस्कार नहीं किया है। और जिसका किसी ने संस्कार नहीं किया है वह संस्कृत कैसे हो सकती है? लेकिन चूंकि वेदों की भाषा है और वेदों की भाषा को देव भाषा से जोड़ करके देखा जाता है, इसीलिए उसे असंस्कृत भाषा नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए इसे संस्कृत कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में जो वैदिक संस्कृत है वो संस्कृत है नहीं। इसके बाद जो लौकिक संस्कृत है, इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा सोपान है, उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है, क्योंकि उसका किसी व्यक्ति ने बैठ करके संस्कार किया है, उसे संस्कारित किया है, उसके लिए नियम निर्धारित किए हैं, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई है, उसके लिए एक व्याकरण निर्धारित किया है, उसके भाषा रूपों को स्थिर किया है। ठीक है, जैसे हिंदी के संस्कार करने वाले लोगों में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद खत्री, पुरुषोत्तम दास टंडन, इस तरह मदन मोहन मालवीय का नाम लेते हैं, उसी तरह से संस्कृत को संस्कृत बनाने वाले या वैदिक भाषा को संस्कृत करने वाले जो लोग थे उनमें पाणिनि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम कहते हैं कि जो वैदिक संस्कृत है उसका समय देख लीजिए, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है। अब ये बात मुझे नहीं लगता कि एक व्याख्याता लेवल के विद्यार्थी को समझानी चाहिए कि ये 1500 से 1000 कैसे हो गया, ये पीछे कैसे चल रहा है। ठीक है, जो ईस्वी पूर्व के सन है वो इसी तरह से घटते हुए क्रम में रहते हैं और फिर ईस्वी के जो सन होते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। तो ये बात बहुत शुरुआती स्तर की बात है, हालांकि आपको सबको पता होना चाहिए। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वैदिक संस्कृत का समय कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को यास्क और पाणिनि ने प्राचीन संस्कृत या छांदस कहा है। इसके लिए जो छांदस शब्द है ना, वही सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है इसके लिए? क्योंकि ये छंदों में लिखी जाती थी। इस भाषा का जो व्यवहार है, आप जानते हैं कि वेद जो है वो छंदों में है और वेद छंदों में है, इसलिए इस भाषा को छांदस कहा गया है। इसे संस्कृत नहीं कहा गया है, संस्कृत तो ये थी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका संस्कार हुआ नहीं था, संस्कार तो बहुत बाद में जाकर के हुआ, इसीलिए इसका जो प्रारंभिक नाम मिलता है वो छांदस मिलता है। और चूंकि इसमें ऋग्वेद लिखा गया है, वेद लिखे गए हैं, इसीलिए इसे वैदिकी भाषा भी कहा जाता है। भारतीय भाषाओं का जो प्राचीनतम रूप है वो ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए इसे वैदिकी भाषा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद का संकलन पंजाब, जिसे पूर्व में पंचनद कहा जाता था, पंचनद प्रदेश में इसका संकलन हुआ था। बाद में यह भाषा जो वैदिकी भाषा है, छांदस भाषा है, जिसे हम वैदिक संस्कृत कह रहे हैं, वह गंगा यमुना के मैदानों की ओर अग्रसर हुई। और जब देखिए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो वह तमाम लोगों की संस्कृतियों से मिलता है और उनके जो गुण होते हैं वो अपने भीतर समावेश कर लेता है और
उसी से ही उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। उसी तरह से भाषा भी जब अपने घर से बाहर निकली पंजाब से और गंगा और यमुना के मैदानों की ओर बढ़ी, तो उसमें तमाम परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों के माध्यम से उसमें एक नई भाषा का स्वरूप विकसित होता है। वेदों के अतिरिक्त इसमें उत्तर वैदिक साहित्य भी लिखा गया है। वैदिक की भाषा में या वैदिक संस्कृत में संहिताएं, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ये सभी इस भाषा में लिखे गए हैं। अब वैदिक संस्कृत की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। हालांकि ये जो विषय है बहुत थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हम गहराई में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। ज्यादा प्रश्न यहाँ पर क्योंकि एक या दो प्रश्न पूछने होते हैं तो वो अपभ्रंश से या अवहट्ठ से या हिंदी से पूछ लिए जाते हैं और उसके क्षेत्रों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपको अनेक अनेक जो परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में इस तरह का जो ज्ञान है, वो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो बहुत काम आएंगी। वैदिक संस्कृत की जो विशेषताएं हैं वो है श्लिष्ट योगात्मक ये भाषा थी, संगीतात्मक थी। देखिए जो छंदों में होगी तो वह अपने आप ही संगीतात्मक हो ही जाएगी। इस भाषा में 3 लिंग थे, 3 वचन थे। 3 लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो आपने सुना ही है। एक बताइए, नपुंसकलिंग, ठीक है। जो न स्त्री है न पुरुष है उसके लिए भी एक लिंग होता है। हमारे यहाँ हिंदी में इस लिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 3 वचन थे, एक वचन, बहुवचन तो है ही लेकिन द्विवचन भी है। संस्कृत में ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। संस्कृत का मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इसकी सामान्य जो बातें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मैं समझ लेता हूं। शब्दों का स्थान और क्रम अनिश्चित था। शब्द कहीं से भी कहीं भी रखे जा सकते थे, ठीक है। संस्कृत में भी आज तक वो जो व्यवस्था है वो आज तक भी विद्यमान है कि आप वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहें या काव्यम रसात्मकम वाक्यम कहें या रसात्मकम वाक्यम काव्यम कहें, अर्थ एक ही निकलता है। क्योंकि शब्दों के साथ उनकी जो विभक्तियां हैं वो अपने आप, या उनके जो शब्द रूप हैं वो अपने आप निर्धारित कर दिए गए हैं। तो शब्दों के क्रम बदलने से वाक्य के अर्थों में परिवर्तन नहीं आता है। हिंदी में अगर आप शब्दों को ऊपर नीचे कर दें, आगे पीछे कर दें, तो फिर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। बंदर खा गया और बंद रखा गया में बहुत अंतर हो जाता है। बंदर खा गया और बंद रखा गया में बहुत अंतर हो जाता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में ऐसी व्यवस्था है कि वहां शब्दों को आगे पीछे करने से बहुत अंतर नहीं पड़ता है। शब्द रूपों में भिन्नता थी, इसलिए इस भाषा का कोई व्याकरण निर्धारित नहीं था। ये वैदिक संस्कृत की बात हो रही है, यहाँ व्याकरण नहीं था। समास केवल 4 थे, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास यहाँ नहीं थे। 4 समास थे। अब 2 समास मैंने बता दिए हैं आपको, 4 आप पता लगा लीजिएगा कौन से थे इसमें। स्वरों की संख्या 14 थी। अब स्वरों की संख्या 14 थी तो कौन से स्वर इसमें अतिरिक्त हैं? देखिए 11 स्वर तो आज तक चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ 3 स्वर अतिरिक्त हैं। एक तो ये स्वर है, एक ये और एक ये 3 स्वर अतिरिक्त हैं इसमें, जो वैदिक संस्कृत में थे और हिंदी में नहीं है। हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें और भी हैं, जैसे ये जो है ए, इसे हम ऐसे बोलते हैं ए, और इसे बोलते हैं आई, आई की तरह बोलते हैं। इसे कैसे बोलते हैं? आई, आई की तरह बोलते हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत में इसे आई और इसे आई की तरह बोला जाता था, इसे औ और इसे आऊ की तरह बोला जाता था, ठीक है। इसके उच्चारण में भी परिवर्तन आया है। जैसे जैसे भाषा घिसती है, जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आता है, तो उसके लिखित रूप में ही परिवर्तन नहीं आता है, उसके भाषिक रूप में भी परिवर्तन, उसके मौखिक रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। व्यंजनों में ळ और ढ का प्रयोग किया जाता था, जो आप जानते हैं आज नहीं होता है। हिंदी में तो नहीं होता है, लेकिन अब भी मराठी में, राजस्थानी में इसका प्रयोग होता है। संस्कृत में इसकी व्यवस्था थी, हिंदी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वैदिक संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ के अलावा प्लुत स्वर भी था। ये प्लुत स्वर, ठीक है, ओम, ओ, ओम, तो ये व्यवस्था प्लुत स्वर की वैदिक संस्कृत में थी। आगे चलते हैं, लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। भाषा के अर्थ में जो संस्कृत है वह शिष्ट, अप्राकृत या संस्कार की गई भाषा के लिए प्रयोग होता है। संस्कृत का मतलब है जो शिष्ट है। हम कहते हैं बड़ा आदमी, बड़ा सुसंस्कृत आदमी है, यानी कि बड़ा संस्कारी है, बड़ा शिष्ट है, सभ्य है। अप्राकृत है मतलब उसको किसी ने सजाया है, संवारा है, उसको किसी ने शिक्षा दी है, वो ज्ञान लेकर के आया है, या प्रबुद्ध है, ठीक है, या उसका व्यक्तित्व जो है वो बड़ा शालीन है।
ऐसी भाषा जिसका संस्कार कर दिया गया है, जिसको संस्कारित कर दिया गया है, जिसे शिष्ट बना दिया गया है, जिसका परिष्कार कर दिया गया है, उसे संस्कृत कहा जाता है। और वास्तव में संस्कृत शब्द जो है वो लौकिक संस्कृत के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है, और वाल्मीकि रामायण के जो कवि हैं, कौन? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए, वैदिक संस्कृत की उत्तरी शाखा से लौकिक संस्कृत का विकास किया गया। विकास हुआ नहीं है इसका विकास किया गया है। इस बात को ध्यान से देखें। यहां भाषाएं विकसित होती हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत को निर्मित किया गया है, लौकिक संस्कृत को संस्कारित किया गया है। जैसे हिंदी के संस्कार के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, ऐसे ही जो वैदिक भाषा थी उसके संस्कार के लिए कुछ लोगों ने प्रयास करके उसे विकसित किया है। और किससे किया है? वैदिक संस्कृत की जो उत्तरी शाखा थी उससे उसका विकास किया गया है। हरदेव बाहरी कहते हैं कि पश्चिमी आर्य भाषा पर पूर्वी भाषाओं के प्रभाव से लौकिक संस्कृत का उद्भव हुआ है। यह मध्य देश की भाषा थी जो लौकिक संस्कृत थी। धीरे धीरे जो वैदिक संस्कृत है, मैंने आपको बताया कि वो पंजाब से धीरे धीरे गंगा और यमुना के क्षेत्रों की तरफ बढ़ी, तब उसमें जो लौकिक संस्कृत जो हमारे सामने आती है वो उस भाषा को लेकर के उस लौकिक संस्कृत का उद्भव होता है, और धीरे धीरे वह मध्य देश की ओर बढ़ने लगती है और मध्य देश की भाषा बन जाती है। असल में ईसा पूर्व 5वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने वैदिक संस्कृत का परिष्कार किया और अष्टाध्यायी नाम का एक व्याकरण ग्रंथ लिखा और वैदिक संस्कृत को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। यह बात हो चुकी है। यह एक साहित्यिक भाषा है, यह आम बोलचाल की भाषा नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज मैं अपने घर में अगर बनाऊंगा तो वह लोक प्रचलित नहीं हो सकती। वह हो सकता है कि एक शिष्ट समाज तक पहुंच जाए, एक सभ्य समाज तक पहुंच जाए, शिक्षित समाज तक पहुंच जाए, साहित्यकार समाज तक पहुंच जाए, लेकिन वह जनमानस तक नहीं पहुंचाई जा सकती थी उस जमाने में। आज तक भी नहीं पहुंचाई जा सकती है। उस जमाने में तो जब इंटरनेट नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, जनसंचार के माध्यम नहीं थे, उस समय यह बड़ा संभव नहीं था कि उसे जनमानस की भाषा बना दिया जाए। तो लौकिक संस्कृत ऐसा माना जाता है कि जनमानस की भाषा नहीं थी, वह साहित्यिक भाषा थी। और जो पढ़े लिखे जो साधु लोग थे, साधु का मतलब है बड़े संपन्न जो लोग थे, समृद्ध जो लोग थे, और जो राजाओं के आश्रम में रहकर के रचनाएं लिखा करते थे, वहां तक वो भाषा पहुंची। और इस कारण इसे क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है, शास्त्रीय संस्कृत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शास्त्र निर्धारित कर दिया गया है। रामायण महाभारत ग्रंथों के अलावा कालिदास, माघ, भवभूति, बाणभट्ट, हर्ष जैसे रचनाकार लौकिक संस्कृत में हुए हैं, मतलब उन्होंने अपनी रचनाएं लौकिक संस्कृत में की हैं। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है, अंग्रेजी से पहले जो भाषा हमें दिखाई देती है जिसमें साहित्य की रचना की गई, वो लैटिन थी यूरोप में। उसी तरह से भारत में हिंदी से पहले लौकिक संस्कृत में उस तरह का साहित्य हमें देखने को मिलता है, जिससे प्रेरित होकर के हिंदी में भी वैसा साहित्य दिखाई देता है। तो यूं कहा जाए कि लैटिन जिस तरह से अंग्रेजी की पूर्वज है, उसी तरह से लौकिक संस्कृत भारत में हिंदी भाषा की पूर्वज के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। पाणिनि ने संस्कृत को भाषा कहा था, यानी कि उन्होंने संस्कृत नहीं कहा है, उन्होंने लौकिक संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने तो भाषा शब्द का प्रयोग किया है। ये भाषा शब्द हर बार अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषाओं के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, पहले तो ये संस्कृत के लिए कहा गया है, फिर बाद में संस्कृत निष्ठ हिंदी के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। सो भाषा कविता करी जड़मति केशवदास ने इसे ब्रज भाषा के लिए प्रयोग किया है इस शब्द को। तो अलग अलग समय पर ये भाषा शब्द जो है इसके अर्थ बदलते रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह बोलचाल की भाषा रही होगी। पाणिनि ने इसे भाषा कहा है, इससे प्रतीत यह होता है कि बोलचाल की भाषा रही होगी, लेकिन हार्नले, वेबर और ग्रियर्सन जैसे विद्वान मानते हैं कि यह बोलचाल की भाषा नहीं रही होगी। और एक सामान्य बुद्धि व्यक्ति भी इसे बोलचाल की भाषा नहीं मान सकता है, क्योंकि जिस भाषा में साहित्य की सृजना होती है वह भाषा सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा नहीं होती है। ठीक है, आप आज भी अपने गांवों में चले जाएं, जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं उस भाषा का व्यवहार करता हुआ भी कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। और यहां तक कि मैं भी अपने घर में इस भाषा का व्यवहार नहीं करता हूं जिस भाषा का प्रयोग मैं आपके साथ बोलते हुए कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम जिस भाषा का में चर्चा कर रहे हैं वह भाषा एक साहित्यिक भाषा है,
और घर में जैसे ही मैं अपने बच्चों से बात करूंगा, अपने पड़ोस में बात करूंगा, अपने आसपास के लोगों से बात करूंगा, और यदि कोई व्यक्ति मेरे गांव का बहुत देहात का आदमी आ गया तो मैं उसके साथ बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग करूंगा। तो आ, ये सामान्य बात है कि लौकिक संस्कृत मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बोलचाल की भाषा रही होगी। संपन्न लोगों की, शास्त्रीय लोगों की, साहित्यकार लोगों की भाषा रही होगी। लौकिक संस्कृत की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे वैदिक संस्कृत से कुछ पृथक करती हैं। लौकिक संस्कृत में ए, आई, ओ और औ, ठीक है, ये पहले तो आई, औ और आउ का प्रयोग हो रहा था, लेकिन इसका उच्चारण अब हिंदी के उच्चारण के समान हो गया। यानी कि ए का तो ये उच्चारण हो गया, आई का उच्चारण आई हो गया, ओ का उच्चारण ओ हो गया अंग्रेजी का, और औ का उच्चारण औ हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह से इसके उच्चारणों में परिवर्तन आ गया, जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं हिंदी से अलग वैदिक संस्कृत में जो उच्चारण था इन ध्वनियों का, वो उच्चारण उस रूप में हो गया जिस रूप में हम आज प्रयोग करते हैं। लौकिक संस्कृत में वैदिक ध्वनियों ये ढ और ढ का लोप हो गया। ठीक है जी, पहले तो थी वैदिक संस्कृत में, इनका लोप हो गया। इसके अलावा वैदिक संस्कृत के दीर्घ री और ली का लोप हो गया, यानी कि अब इसमें केवल 12 स्वर रह गए। 3 लिंग, 3 वचन और 6 समास हो गए। यहां पर 4 समास थे पहले वैदिक संस्कृत में, यहां 2 समास बढ़ गए हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है जी। तो मैं समझता हूं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं पर हम हमारी अगली कक्षा में चर्चा कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये तीनों भाषाएं जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, मुझे लगता है कि तीनों एक साथ समझनी चाहिए। जिस तरह से हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को एक साथ समझा है, उसी तरह से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में जानी जाती हैं, और तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध हमें देखने को मिलता है। और ये तीनों ही भाषाएं, ऐसा माना जाता है कि ये जो तीनों भाषाएं हैं ये मूलतः जन भाषा के रूप में हमारे बीच में आती हैं, लेकिन इनमें भी बाद में साहित्य लिखा गया है। ठीक है जी। तो चलिए अगली कक्षा में हम बात करेंगे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।